नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में जो हमारी एमपी कांस्टेबल की मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसके एक मॉडल पेपर को हल करेंगे, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इनको हल करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देश का पहला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा घोषित किया गया है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देश में पहला है। तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो इंदौर, प्रयागराज, बेंगलुरु, बुरहानपुर। तो ये बुरहानपुर जिला है जो देश में पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। मतलब हर घर जल कनेक्शन की उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। तो ये कौन सा जिला है? बुरहानपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन माल्टन मेटल का संबंध किससे है? ऑपरेशन माल्टन मेटल का संबंध किससे है? ये एक खुफिया एजेंसी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, जिसमें सोने की तस्करी को भंडाफोड़ किया गया था। सोने की तस्करी को पकड़ा गया था, जो हांगकांग से सोना लाकर और भारत में उसकी तस्करी करते थे। तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेशन माल्टन मेटल किससे संबंधित है? तो ये सोने की तस्करी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोने की तस्करी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बरहीन की सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो महिला वर्ल्ड कप जो आगामी वर्ल्ड कप होना है, फीमेल वर्ल्ड कप, तो किसके द्वारा मेजबानी किया जा रहा है? तो ये भारत के द्वारा मेजबानी किया जाना है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त की गई है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त की गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 213, 214, 227, 243 में देखें तो अनुच्छेद 227 में ऐसा प्रावधान है जिसमें उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो ये भी याद रखिए। 213 की बात करें तो ये राज्यपाल को अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अनुच्छेद 213 द्वारा राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रखिए, 214 न्यायालय से संबंधित है, तो इन फैक्टों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैक फुट नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो ब्लैक फुट रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये आर्सेनिक के जहर के कारण होता है। आर्सेनिक की अधिक मात्रा, आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है, इसकी अधिक मात्रा होने से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। और पारा से कौन सा रोग होता है? मीन माता, ये भी याद रखिए। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। तो इन सारे फैक्टों को याद रखिए, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसका वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? तो यहाँ पे देखें, एरण अभिलेख, नालंदा अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, गया अभिलेख। तो जो प्रयाग अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति भी इसे बोला जाता है, वहां पे समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सैनिक शक्तियों का, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पे अंकित किया गया है। तो याद रखिए कौन सा अभिलेख? प्रयाग अभिलेख। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये चारों वेद में जो सामवेद है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिए। भारतीय भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है सामवेद को। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां प्रयोग किया था? महात्मा गांधी जी द्वारा जो चलाया गया सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां प्रयोग किया गया था? तो यहां पे देखें, दांडी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो जो चंपारण नामक जगह है, इसमें 1917 में, कब? 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। और ये किस
पर्पज से किया गया था? तो ये नील की खेती करने वाले किसानों और मालिकों के विरुद्ध जो अत्याचार, अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ किया गया था। तो कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? 1917। ये डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सबसे पहले झंडा गीत को समझते हैं। झंडा गीत क्या होता है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्यामलाल गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में जो प्रथम ताम्र बस्ती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखें, कायथा, नागदा, नावदा टोली, हतोना, ये सारे ही ताम्र बस्ती थी। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम अवशेष पूछा गया है तो ये कायथा है। कौन सा है? कायथा। कायथा नामक जगह है जहां पे प्रथम ताम्र बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कायथा। मृगेंद्रनाथ की गुफा किस स्थान पर अवस्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफा किस स्थान पर अवस्थित है? तो मृगेंद्रनाथ की गुफा जो है ये रायसेन जिला में अवस्थित है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 2009 में खोजा गया था। और इसकी विशेषता ये है कि ये भीमबेटका की गुफाएं जो हैं उससे काफी मिलती जुलती हैं, काफी समानताएं हैं उसमें। और भीमबेटका के फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसे 2003 में, कब? 2003 में विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहां पे पूछा गया है मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन कब खोज की गई थी? 2009 में। देश का प्रथम गो अभ्यारण्य, देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के में कहां स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए बैतूल, आगर मालवा, होशंगाबाद, मंडला। तो जो आगर मालवा जिला है यहाँ पे देश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगर मालवा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। तो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी। तो इनमें कौन से हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का पूछा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिक्ष यान में अनुभव की गई भारहीनता का कारण क्या है? जो अंतरिक्ष यान में अनुभव की गई भारहीनता का कारण क्या है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल वहां पे होता नहीं है, जिसके कारण जो अंतरिक्ष यान होते हैं, जो रॉकेट वगैरह होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं। तो वो किसका कारण है? भारहीनता का कारण क्या है? तो यहाँ पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण का भाव, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता इसलिए गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का भाव। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेरिया का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। मलेरिया का संक्रमण किसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है? तो ये एनाफ्लीज मच्छर, जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उससे संक्रमित, मलेरिया से संक्रमित यदि कोई व्यक्ति होता है और ये मच्छर काट लेता है और फिर जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। तो ये संक्रमण कैसे फैलता है? एनाफ्लीज मच्छर के कारण। कैसे फैलता है? एनाफ्लीज मच्छर के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कब किस वर्ष ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो मध्य प्रदेश में किस वर्ष का बजट जो है वो ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष का बजट? ये 2023-24 का बजट जो अभी प्रस्तुत किया गया है, ये इस बजट को ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 2023-24। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अभी ये हाल में ही संचालित योजना है, जिसमें 1000 रुपये जो पात्र महिलाएं हैं उनको प्रतिमाह 1000 रुपए की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान रखा गया है? तो ये 8000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसके तहत प्रतिमाह पात्र महिलाओं को 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको बढ़ाया जाने का भी प्रावधान है, 1000 से लेकर 3000 तक बढ़ाया जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ है? डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 3, 5, 9, 10। तो डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। ई कॉमर्स वगैरह ये सब आते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का जो गठन हुआ था ये 12 जुलाई 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 2005 को सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ था। तो ये भी याद रखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 2005। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो ये जो 2021-22 का बजट था भारत का, वो पहला पेपरलेस बजट था। 21-22, 22-23 और 23-24, अभी ये जो हाल में प्रस्तुत किया गया है तीसरा बजट था पेपरलेस। तो यहाँ पे जो पहला बजट का पूछा गया है तो 2021-22। बजट 2023-24 में शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का है? 2023-24 के बजट में शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये 2070 तक हम शून्य कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो किस सन तक? 2070 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन है? तो ऑप्शन देखें, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो यहाँ पर जो पीवी सिंधु हैं ये पहली महिला हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर किस वर्ष तक भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा? ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब तक हो सकेगा भारत? तो ये 2047 तक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर 2047 तक भारत ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें, महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, मनु। तो जो वेदव्यास है ये क्या है? महर्षि वेदव्यास ये क्या है? महाभारत के लेखक है। और यदि रामायण के लेखक पूछा जाए तो ये फैक्ट भी याद रखिए, महर्षि वाल्मीकि जो हैं ये रामायण के, इसके रामायण के लेखक है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, सुमेलित करना है। युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो गलत है वो देखना है। रानेह जलप्रपात ये केन नदी में है, ये सही हो जाता है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी में है, ये भी सही हो जाता है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में, ये भी सही हो जाता है। जो पाताल पानी जलप्रपात है वो क्षिप्रा नदी में नहीं है, ये चोरल नदी में है। कौन सी नदी में है? चोरल नदी पर, इंदौर के पास महू नामक महू तहसील के पास पाताल पानी जलप्रपात है जो किस नदी पे है? चोरल नदी पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो पाताल पानी जलप्रपात। और किस नदी पे है? चोरल नदी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। एक फैक्ट इसमें और याद रखिए कि यदि आरबीआई की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ये डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का की स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। तो अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। जल में तैरता न्यूटन की किस शक्ति के कारण संभव है? जल में तैरना जो है न्यूटन की किस शक्ति के कारण संभव है?
तो प्रथम नियम के कारण, द्वितीय नियम के कारण, तृतीय नियम के कारण। किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसी के कारण तैरना संभव होता है। जो जल की गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो, और वही कारण होता है कि जल में तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन तैयार करने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? तो साबुन जब हम तैयार करते हैं तो कास्टिक सोडा को किसके साथ? वसा के साथ उबाला जाता है। किसके साथ उबाला जाता है? वसा के साथ। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है ये मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। 2011 की जो जनगणना हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 14.50% की जनसंख्या निवास करती है, और यदि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 20.30% मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या है। तो ये भी याद रखिए, सर्वाधिक पूछा है तो मध्य प्रदेश। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर, सुमात्रा। ये मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है? मेडागास्कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यहाँ पे नदियां दी गई हैं जिनका उद्गम स्थल, ऐसी नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल भारत में है। जो सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसमें भाखड़ा नंगल डैम भी बना हुआ है जो महत्वपूर्ण है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के पास राक्षस नामक झील, राक्षस नामक ताल के पास से इसका उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। नेक्स्ट देखते हैं, काली और तिस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, तो काली और तिस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय का भाग पड़ता है? तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। तो काली और तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय का भाग पड़ता है। कौन सा? नेपाल हिमालय का। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश का जो प्रथम जीवाश्म उद्यान है वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये डिंडौरी में, मध्य प्रदेश के डिंडौरी में प्रथम जीवाश्म उद्यान स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिंडौरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चटकोरा नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील, कोरकू, बंजारा। यहाँ पे जो कोरकू जनजाति है इसके द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। राइट आंसर कोरकू। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य नामक नए अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान की गई है? अभी हाल में ही एक नया अभ्यारण्य बना है जिसका नाम क्या है? दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। और ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर, दमोह, सागर वाला क्षेत्र है वहां पे रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, नया अभ्यारण्य को मंजूरी मिली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कुल कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के तीन स्थलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। पहला कौन सा है? खजुराहो, 1986 में इसको शामिल किया है। दूसरा सांची जो बौद्ध स्थल है, 1989 में। तीसरा है भीमबेटका, इसको 2003 में शामिल किया गया है। तो ये तीनों याद रखिए, डेट भी याद रखिए। तीनों को शामिल किया है, खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के कुल आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की संख्या जो है वो 89 है, 89 है। कितनी है? 89 विकास खंड है, आदिवासी विकास खंड। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है?
तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में देखें तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और यदि प्रतिशत के आधार पर तो वो मिजोरम है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के हिसाब से उसमें रखे गए हैं। यदि देखेंगे तो उसमें सारे तथ्य, सारे फैक्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। किसके पास वन क्षेत्र ज़्यादा है, किसके पास प्रतिशत के आधार पर ज़्यादा है, इत्यादि सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश। और यदि प्रतिशत के आधार पर पूछा जाता है तो मिजोरम, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का तीर्थ राज्य किसे बोला जाता है? किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का तीर्थ राज्य? तो उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश का जो तीर्थ राज्य बोला जाता है किसे बोला जाता है? अमरकंटक को बोला जाता है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और अमरकंटक से और भी तथ्य होते हैं। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इसे ऋषियों की तपोभूमि भी बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट देखते हैं, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को कहते हैं, मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो व्यतिकरण, विवरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृगमरीचिका किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तो मृगमरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? संविधान का कौन सा संशोधन है जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? उससे पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, न्यूनतम आयु। अभी क्या है? 18 वर्ष है। तो वो कौन से संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989, उसके द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण जो है वो कार्बोहाइड्रेट, किसका? कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी, बेरी रिकेटस, सूखा रोग, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी रोग फैलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल से संबंधित है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 162। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है कि हर राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिक शक्तियां, राज्यपाल को राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियां वो राज्यपाल के पास होती हैं। 155 में उसकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। 161 में क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं। इत्यादि जो राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 153 से 162 में रखे गए हैं। तो इस तरह से हमने आज के मॉडल पेपर के 50 प्रश्नों को हल किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मॉडल पेपर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।